नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विकास कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस सेक्शन। साथियों, आज बहुत दिनों के बाद मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। बीच में कुछ दिनों तक निजी कारणों से मैं आप सभी के समक्ष नहीं आ पाया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और आप सभी के प्यार और स्नेह ने ही मुझे इस वीडियो की तरफ खींच लाया है। कारण यह है कि आप सभी के प्यार ने इस चैनल पर 1000 सदस्यों की संख्या पार कर चुकी है। तो मैं सोचा कि आप सभी के लिए कुछ न कुछ विशेष किया जाए ताकि आप सभी का प्यार यूं ही बरकरार रहे। आरक्षण के मुद्दे हैं जो विशेष चर्चा में है, उसी पर मैं आप सभी के लिए विशेष व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया हूं अपने गुरु और पूर्व विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के हेड हैं डॉक्टर लाल बाबू यादव सर। मैं उनसे विशेष आग्रह किया कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक लेक्चर दें जो विशेष व्याख्यान होगा आरक्षण विषय पर। तो मैं आप सभी के लिए डॉक्टर लाल बाबू यादव सर से आग्रह करता हूं कि वो इस चैनल पर अपना विशेष व्याख्यान आरक्षण करें। धन्यवाद विकास को आप लोग राजनीति विज्ञान जंक्शन पर सुनते रहे हैं और मेरे लिए आज का यह मौका बहुत ही सौभाग्यशाली मौका है कि मेरे प्रिय छात्र खास करके शोध में हम लोगों के प्रिय विद्यार्थी रहे विकास ने इस पुनीत कार्य को प्रारंभ किया है कि साहब जो लोग राजनीति विज्ञान से जुड़े हमारे विद्यार्थी हैं और जो राजनीति में रुचि रखने वाले लोग हैं उनको राजनीति के और समाज के जितने भी समसामयिक विषय हैं, इसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस का कंटेम्प्रोरी इशू कहते हैं, उस पर अपने दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को अद्यतन जानकारी दे सके, खास करके ऐसे विषयों पर जो विषय आज के दिन के अंतर्गत काफी चर्चित है। तो आज का विषय जो मुझे कहा गया है कि बात करनी है आपसे, बहुत ही स्वाभाविक रूप से कोई बहुत ही इसको इकट्ठा और गौरवपूर्ण तरफ से नहीं बल्कि सामान्य ढंग से जो आपसे बातचीत करनी है वह विषय है आरक्षण। साथियों, भारतवर्ष में आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी अगर किसी एक विषय पर सर्वाधिक हमारे समाज में चिंतन मनन होता रहा, चर्चाएं होती रही, गोष्ठियां होती रही, बातें होती रही, तो वह रहा आरक्षण। यह एक विडंबना है कि एक बहुत बड़ा जो समाज में शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग रहा, वह अवसर की समानता से वंचित रहा और उनके अंतर्गत जब भी जागृति आई कि हमें भी समाज की मुख्य धारा में आना चाहिए, तो इस अवेकनिंग के परिणाम स्वरूप, इस जागृति के जागरण के परिणाम स्वरूप समाज के इस पिछड़े वर्ग ने हमेशा यह आह्वान उठाने की कोशिश किया कि उसे समाज के विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें विशेष अवसर प्रदान किए जाए और जो पिछड़े रह गए हैं, जो किन्हीं कारणों से समाज की मुख्य धारा में आगे नहीं आ सके हैं या जिनके द्वारा जागृति के बाद भी उन्हें अवसर नहीं मिल सका है और जिसके कारण जो हमारे संविधान का जो उद्देश्य रहा है प्रियम्बुल में, प्रस्तावना में कि वो समता पर आधारित समाज की स्थापना चाहता है, वो हो नहीं पाया है। तो समता पर आधारित समाज की आवश्यकता, समाज की स्थापना के लिए समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को, समाज के अभिवंचितों को, समाज के दलित वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अवसर प्रदान करना और उन्हें मुख्य धारा में सबके बरोबर लाने का प्रयास किया जाना ही आरक्षण है।
जहाँ तक आरक्षण के एक संक्षिप्त इतिहास का सवाल है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष में महाराष्ट्र के महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने पहली बार 1882 साल में जो तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश इंडिया के काल में एक कमीशन बनाया था भारत के अंतर्गत सामाजिक शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए। उस कमीशन का नाम था हंटर आयोग। हंटर आयोग जब भारतवर्ष में आया तो हमारे फुले साहब ने, ज्योतिबा राव फुले ने, जिनको इस बात का श्रेय जाता है कि महिलाओं के लिए महाराष्ट्र में वो पहली बार उन्होंने अपनी पत्नी को उसका टीचर बना दिया और स्कूल खोला था। तो वो चाहते थे कि जो वंचित वर्ग है, खासकर पिछड़ा वर्ग है, उसको समाज की मुख्यधारा में लाया जाए। तो हंटर आयोग के समक्ष रखा था ज्योतिबा फुले ने कि भाई जो पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था है वह सबको उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि उसके पहले तक यह नहीं था। आप सब जानते हैं कि जब हमारे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष और देश के बड़े न्यायविद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब अपने स्कूल में, महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे, जब अपने स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे तो उनके साथ में बड़ी मुश्किल से भेदभाव कर करके रखा रहता। उनके पीने के लिए पानी का बर्तन अलग रखा जाता था। तो इसके आधार पर वो तो किसी तरह पढ़ रहे थे, लेकिन आप तो जानते हैं कि हमारे मिथकीय आख्यानों में, खास करके रामायण में, जिसे वाल्मीकि ने लिखा है, एक शूद्र में जो जंगल में जनजातीय समुदाय का था, वो कोशिश किया था ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और उसने तय किया था कि जनजातियों को वो पढ़ाएगा। तो इसने छोटा सा जनजातीय लोगों का, जो जंगलों में रहते थे, उनको ज्ञान अर्जन का प्रबंध किया था। इसको लेकर के वाल्मीकि लिखते हैं रामायण में, रामचरितमानस में नहीं, कि राम के दरबार में इस वक्त विवाद हो गया कि साहब जो हमारी वर्ण की व्यवस्था है उसमें, वर्ण की व्यवस्था में यह लिखा गया है कि कौन पढ़ेगा और कौन पढ़ाएगा। तो ब्राह्मण जो बड़ी श्रेणी में था उसका काम था पढ़ना पढ़ाना, है ना, क्षत्रिय का काम था पढ़ना पढ़ाना नहीं, बल्कि वो एक सेवा करना, वैश्य का काम था व्यापार करना, और विशाल आबादी शूद्रों का काम था इन तीनों को सेवा करना। वो पढ़ नहीं सकते थे। तो समूह ने तो पढ़ने का प्रयास किया था, पढ़ाने का प्रयास किया था। तो रामायण में लिखा जाता है कि राम ने कहा भाई तुमने तो वर्ण व्यवस्था को भंग कर दिया, खत्म कर दिया। तो उसका उन्होंने चतुर सुदर्शन से बंधन काट दिया। अपराध सिर्फ यही था कि उस वक्त जो किसी एक छोटे से सीमित वर्ग के लिए रिजर्व था पूरा का पूरा ज्ञान का क्षेत्र, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, ज्ञान प्राप्त करना, उसमें उसने हिम्मत की थी कि हम भी इसे करें। और महाभारत काल में तो आप जानते ही हैं कि एकलव्य की कथा में के अंतर्गत द्रोणाचार्य का उत्थान मांग लिया था। इन मिथकीय कथाओं के साथ में हम इस बात की शुरुआत करना चाहते हैं कि हंटर आयोग के समक्ष हमारे ज्योतिबा राव फुले ने इस सवाल को रखा और कहा कि भाई जो कृषक लोग हैं उनको भी शिक्षक बनने दिया जाए। ये प्रिविलेज क्लास के ही लोग क्यों बने और सबको पढ़ने की सहूलियत दिया जाए। और कालांतर में इसी के आधार पर, क्योंकि भारत में जो है सुब्रेटिव स्टेट का सिस्टम था, देसी रियासत का था सिस्टम, तो महाराष्ट्र का कोल्हापुर स्टेट का साहू जी महाराज ने अपने यहाँ पिछड़े वर्गों के लिए, लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया। अपने राज्य में जो उनकी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी व्यवस्था चलती थी। फिर कालांतर में जाकर करके उसी वक्त के आसपास में जो अंग्रेजों के राज्य में इस देश के अंतर्गत जो 4 प्रेसिडेंसियाँ स्थापित हुई थी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, दूसरी प्रेसिडेंसी हुई थी। उसमें मद्रास प्रेसिडेंसी में एक पार्टी का गठन हुआ। इस पार्टी का नाम था जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी
वहाँ पर सत्ता में आ गई थी कब, मॉन्टेगू-चेम्स्फोर्ड रिपोर्ट के बाद। तो 1919 में जब मॉन्टेगू-चेम्स्फोर्ड रिपोर्ट लागू हुआ तो उसके कवर ही जस्टिस पार्टी ने मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत इसे लागू कर दिया। तो कोल्हापुर स्टेट में भी था और वहाँ भी इसे लागू किया गया सीधे पर। ऐसी परिस्थिति में देखा जाए कि हमारे नेटिव स्टेट के अंतर्गत इसे लागू किया गया और यह कुछ हद तक चला, लेकिन इसका ऑल इंडिया स्वरूप नहीं बन सका। हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही जो हमने संविधान सभा का गठन किया, तो संविधान सभा में गठन के बाद उसने अपना रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट के बाद में 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। तो भारत में जब संविधान लागू हुआ तो यह सवाल उठने लगा कि भाई जो एक विशाल आबादी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया उसको क्या मिला, क्योंकि पहली व्यवस्था के अंतर्गत अगर सामान्य छोड़ दिया गया जाता तो उसी तरह उस पुरानी परंपरा के अंतर्गत चलता समाज की जो प्रिविलेज है, जो विशेषाधिकार प्राप्त है, वही लोग पढ़ते, है ना। क्योंकि 1860 में जब लॉर्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली लागू हुई थी तो उस वक्त थोड़ी सहूलियत मिली थी कि वर्नाकुलर स्कूल और सामान्य स्तर पर जो शिक्षण संस्थान खुलने शुरू हो गए थे तो उसमें सब लोगों का आवाजाही शुरू हो गया था। लेकिन रोजी और रोटी की समस्या से जो लोग पेशेवर लोग थे वो उसमें जा नहीं पाते थे। तो इसी आधार पर 1950 में संविधान जब लागू हुआ तो पहली बार यह सवाल उठाया गया कि शायद नहीं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, क्योंकि उन्हें कोई सहूलियत और कोई सुविधा आरक्षण के द्वारा या उनके सेवा में नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को और जनजातियों को नौकरियों के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान दिया गया। उसका अवसर आप जानते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर का वो पूना पैक्ट का आंदोलन भी था, उस पर मैं डिटेल नहीं करता। तो भारत के संविधान का जो पहला संशोधन हुआ वो 1951 में हुआ और सिर्फ संविधान ने पिछड़ों को सहूलियत, आरक्षण और सुविधा देने के लिए हुआ कि नहीं साहब, भारत की सरकार की मान्यता है, मंशा है कि आर्टिकल 15 के 1, 2, 3 प्रावधानों के अंतर्गत ऐसा विचार आया कि देश में पिछड़ों की गणना की जाए। 1953 में 1953 में जाकर के इसी आधार पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की उस वक्त सरकार थी, जो प्रधानमंत्री थे, तो काका खालेलकर कमीशन का गठन किया गया और काका खालेलकर कमीशन ने बहुत ही बढ़िया से उसका अध्ययन किया। लेकिन मेरी मान्यता है और यह ऐतिहासिक तथ्य भी है कि खालेलकर आयोग की सिफारिशों को बहुत बढ़िया से अध्ययन करने के बाद उसने रिपोर्ट दिया तो कांग्रेस के अंतर्गत जो पॉलिटिकल लीडरशिप था, वो कांग्रेस का पॉलिटिकल लीडरशिप का जो गठन था वह देसी राजा रियासतों का सामंती तत्वों का था और वो नहीं चाहते थे कि बड़े पैमाने पर कॉमन लोग जो है तो सरकारी सेवाओं का फायदा उठा सके। इसलिए उन्हें सुविधा देने की सिफारिश के बावजूद में भी खालेलकर आयोग के कमीशन के जो रिकमेंडेशन थे उसको ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। लेकिन ऐसे अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि इसके साथ ही साथ में विभिन्न राज्यों के अंतर्गत पिछड़ी जातियों के अंतर्गत बाहर चलता रहा। बिहार के अंतर्गत मोर्चा संभाला, बहुत ही अत्यंत पिछड़ी जाति से आने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर ने, जिन्हें इस साल भारत रत्न भी दिया गया है। तो बहुत बड़े पैमाने पर छोटे बड़े सभी आंदोलन होते रहे और आरक्षण की मांग जोर पकड़ती चली गई, केंद्रीय सेवाओं में भी और राज्य के सेवाओं में भी। तो राज्य के सेवाओं के लिए बिहार के अंतर्गत कांग्रेस के रीजन में भी एक कमीशन का गठन किया गया, जो कांग्रेस के बड़े एक नेता थे, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, जिनका नाम था मुंगेरी लाल, किसी जाति के थे, सिर्फ विकास के। तो उनके नेतृत्व में एक गठन किया गया कमीशन का और इसको हम लोग मुंगेरी लाल कमीशन कहते हैं। मुंगेरी लाल कमीशन ने स्पष्ट किया है कि जो है शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं
उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके आधार पर बिहार सरकार जो तत्कालीन चीफ मिनिस्टर थे 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने बिहार का आरक्षण का वो सर्वसम्मत फॉर्मूला तैयार किया, जिसको बिहारी फॉर्मूला कहा जाता है और जिसकी चर्चा पूरे देश में है। इसके अंतर्गत क्या किया गया? 26% आरक्षण दिया गया, तो 26%। इस 26% आरक्षण में पिछड़ों के अंतर्गत भी 2 कैटेगरी बनाई गई, पिछड़े और अति पिछड़े। ठीक है, तो जो अति पिछड़े थे, है ना, उन्हें जो पिछड़े थे उन्हें दिया गया 8% और जो अति पिछड़े थे उन्हें दिया गया 12%। तो 12 20 हो गया। 3% आरक्षण दिया गया जो पिछड़ी महिलाएं थी उनको दिया गया, और 3% के अंतर्गत जो दिव्यांग थे, जो विकलांग थे, और इसी कैटेगरी के अंतर्गत जो सवर्ण जातियों के अंतर्गत ऐसे लोग थे जो बहुत पीछे छूट गए थे, उनकी दिया गया। तो 26% का आरक्षण मुंगेरी लाल कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर 77-78 में हमारे 1977-78 में कर्पूरी ठाकुर ने लागू किया, जिसके चलते उन्हें बहुत ही इस राज्य के एक सेक्शन के लोगों का विरोध झेलना पड़ा। पूरे बिहार में इसके लिए आंदोलन हुआ, लेकिन पिछड़ों ने जो बहुमत है उन लोगों ने उसको सराहा, और राज्य के स्तर पर अभी भी यही मंडल कमीशन, ये सभी मुंगेरी कमीशन के अंतर्गत ये जो रिपोर्ट है वो आज भी लागू है, जिसके अंतर्गत नौकरियों में राज्य के स्तर की जितनी नौकरियां बिहार जैसे राज्य में उसको दिया जाता है। अन्य राज्यों की अलग अलग स्थिति है, लेकिन इससे काम तो चलने वाला नहीं था। क्लास 1 सर्विसेज तो भारत सरकार के अंतर्गत दिल्ली से आता है। इसके अंतर्गत हम लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS में नौकरी करते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितने भारत सरकार के उच्च संस्थान है वहाँ पर नौकरियाँ थी, तो उसके लिए आंदोलन चलता रहा। तो इंदिरा गांधी जब दोहरा करके सत्ता में आई तो उन्होंने एक कमीशन का गठन किया जो बिहार के ही मधेपुरा के रहने वाले थे, जिसका नाम था इंदेश्वरी प्रसाद मंडल। कालांतर में वे 60s में बिहार के अंतर्गत कुछ दिन के लिए शोषित पार्टी की तरफ से बिहार के चीफ मिनिस्टर भी बने हुए थे, तो उनके नेतृत्व में BP मंडल आयोग का गठन किया गया। BP मंडल ने बहुत ही 305 जिलों का देश के अंतर्गत गहन दौरा किया, अध्ययन किया। उसके अंतर्गत बहुत सारे विशेषज्ञ भी रखे गए और उसके आधार पर उसने रिकमेंडेशन किया। इंदिरा गांधी की सरकार में रिकमेंडेशन किया, जिसको हम लोग BP मंडल आयोग कहते हैं, लेकिन श्रीमती गांधी ने उसे लागू नहीं किया। और अंततोगत्वा जब विश्वनाथ प्रताप सिंह मरहूम अब नहीं हम लोग के बीच में, जब उनकी सरकार बनी तो कई विपक्षी दलों की मिलजुली सरकार बनी, DP सिंह की सरकार, तो उन्होंने केंद्र की सेवाओं में 27% आरक्षण कर दिया। ठीक है, और 27% आरक्षण के साथ BP मंडल कमीशन का 2 रिकमेंडेशन और था कि जो लोग भारत सरकार की सेवाओं में 27 सिर्फ पिछड़ी जाति के लोग, चूंकि SC और ST के लिए तो पहले से था, तो जो लोग इसके अंतर्गत आएगा वो तो आज के दिन में पिछड़ा है, वो तो एलिजिबल ही नहीं है कि उस परीक्षाओं में बैठे। तो उन्होंने यह भी रिकमेंडेशन किया कि इसी तरह का भारत सरकार के द्वारा संचालित जो केंद्रीय इंस्टीट्यूशन है, IIT है, IIM है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनके अंतर्गत एडमिशन में भी रिजर्वेशन किया जाए, जिसे बाद में कुछ दिन के बाद में करीब 9-10 वर्ष के बाद में उसे लागू किया गया। उस वक्त लागू नहीं किया गया, तो इसलिए ये केंद्रीय सेवाओं का आरक्षण का जो प्रावधान है वह इस रूप में लागू किया गया। लेकिन इसको थोड़ा कथा को और आगे बढ़ाएंगे तो इसको लेकर के देश के अंतर्गत सवर्ण जाति आधार पर सवर्ण समुदाय के लोगों के बीच में आंदोलन शुरू हो गया कि हम भी गरीब हैं, हम भी पिछड़े हैं। तो बाद में एक संशोधन के द्वारा जो EWS का फॉर्मूला लागू किया गया, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ऊंची जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग नहीं, उनके लिए आरक्षण हो गया, उनके लिए 10% का आरक्षण दिया गया। तो EWS इसको कहा जाता है इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन के लिए, तो ये आरक्षण दिया गया। और इसके बाद भी आरक्षण के अंतर्गत आज भी यह सवाल उत्पन्न होता है कि क्या इसके बाद जो ये 90 के आसपास में लागू किया गया, तो 10 वर्ष आज 24
वर्ष के अंतर्गत क्या हमने अपने समानता के उस अधिकार को या जो पिछड़ी जाति के लोगों का जो अधिकार होना चाहिए वो प्राप्त कर लिया। कार्मिक प्रशासनिक सुधार आयोग का रिपोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही रिपोर्ट है, जिसको हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अफेयर्स कहते हैं। वो कहता है कि आज के दिन के अंतर्गत भी 74.4% या लगभग 75% जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लास 1 सर्विसेज का नौकरियां है उस पर मात्र 10% लोग आबादी के अनुसार जो सवर्ण लोग हैं उनका अधिकार है, और 25% में इस देश का विशाल आबादी है, क्योंकि जो उसको लागू करने वाले लोग हैं उसको दिल से नहीं चाहते हैं कि लागू हो। आपने देखा होगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी जो धर्मेंद्र यादव ने पिछली लोकसभा में 17वीं लोकसभा में एक सवाल किया था, तो उसमें यह कहा गया कि देश के अंतर्गत 1700 ऐसे पद हैं जो पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए रिजर्व है, वो भरे नहीं गए हैं। मात्र 4% ही लोग पद के लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। प्रधान की शिक्षा में धर्मेंद्र प्रधान नहीं, ये धर्मेंद्र यादव सपा के MP थे, उत्तर प्रदेश से, आजमगढ़ से। उन्होंने सवाल किया था धर्मेंद्र यादव, तो उन्होंने ये कहा था, तो इसका मतलब यह है कि आज अगर सेंट्रल सर्विसेज में कोई जाता है ना, तो जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है, अगर पिछड़ी जाति का है, अति पिछड़ी जाति का है और SC/ST का भी है, तो उसके अगर नया एक कॉलम चला है आरक्षण से वंचित करने का, NFS, उसको कहा जाता है कि यह आदमी जो है तो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के योग्य नहीं है, नॉट फाउंड सुटेबल। वजह की बात तो यह है कि जो सवर्ण कम्युनिटी है जिसको आरक्षण नहीं चाहिए, उसमें एक भी आदमी नॉट फाउंड सुटेबल नहीं लिखा गया उसके नाम पर, वो सब सिलेक्टेड है। लेकिन यह अभी तक के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ और सिर्फ पिछड़ी जाति के लोगों, अति पिछड़ी जाति के लोगों और SC/ST के लोगों को ही लिखा गया। एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि बिहार का अंतर्गत जो पिछड़ी और अति पिछड़ी का जो फॉर्मूला है वो सेंटर में नहीं है, सेंटर के अंतर्गत सीधे पिछड़ी जाति लिखा हुआ है। अब इसके अंतर्गत क्रीमी लेयर क्या है और दूसरा कुछ क्या है, अगर आपका कोई प्रश्न होगा तो मैं कोशिश करूँगा इसका जवाब देने के लिए। यह मोटा मोटी छोटा सा एक इतिहास है आरक्षण का, जो बहुत ही विवादास्पद है। आप सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश किया है कि इसका एकेडमिक स्वरूप आप समझ रख सकें। विकास सर आपने बहुत अच्छे ढंग से सभी सवालों का जवाब दिया और बहुत ही ढंग से आरक्षण की बारीकी को समझाया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस चैनल को महत्वपूर्ण समय दिया। आप कुछ कहना चाहते हैं सर? धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। मुझे तो ये बहुत इसलिए अच्छा लगा कि मैंने इस तरह का पहला इंटरव्यू किसी चैनल के लिए एकेडमिक विषय पर दिया। मैं लाइव पढ़ता रहा हूँ अपने कई समसामयिक विषयों पर, मैं हमेशा अपनी बात करता रहा हूँ, लेकिन राजनीति विज्ञान जंक्शन पर अपनी बात कहने का पहला मौका है। और अगर आप चाहेंगे पहले से सब्जेक्ट निर्धारित रहेगा तो निश्चित रूप से हम लोग आगे भी इन विषयों पर बातचीत करेंगे। जब आप निर्धारित करेंगे इन विषयों पर बात करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो इसके एक्सपर्ट से जुड़ेंगे। आज के इस आयोजन के लिए और आज की बातचीत के लिए, आज के व्याख्यान के लिए अवसर दिया, इसके लिए विकास आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने भी बहुत बहुमूल्य समय हमारे इस चैनल को समय दिया, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। और दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें।